बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर 21 है। हम थोड़ा अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमारा ज़्यादातर फोकस रहा वो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर रहा। आज हम लेक्चर कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जनरेट होता है, हमारे पास इंटरपर्सनल हम उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट आपने अवॉइड किस तरह से करना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडिंग आपका स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपके पास क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा अपने लास्ट लेक्चर को जो है हम थोड़ा रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजिंग स्ट्रेटजीज जो है वो मैनेजर कौन कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर सकता है। जो हमारा यहाँ पर हमने जो 5 स्ट्रेटजीज बात की थी उनमें से मेरा फोकस जो है वो यही रहेगा कि आप जो है इन 5 की 5 स्ट्रेटजीज को दोबारा पढ़ें। ठीक है, बुक अपने फॉलो करें, बट इंटरनेट से जो है डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं उनको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कि इंटरनेट के अंदर जो है 5 स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये किसने प्रपोज की और इनको डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से जो है यूज़ किया जाता है। आप केस स्टडीज़ देखें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, आपको मिल जाएंगी 5 प्रैक्टिसेस को किस किस जगह पर जो है यूज करेंगे। खासकर आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कुछ स्ट्रेटजी आपको अगर मिले तो वहां पर आपके पास ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। इन 5 स्ट्रेटजी में जो हमने बात की वो हमारे पास फोकस था फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास की कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड। ठीक है कि आप कंप्रोमाइजिंग आपका जो है वो स्टाइल हो, कंप्रोमाइज करें आप। सेकंड हमने बात की कोलैबोरेटिव की, आप जो है वो कोलैबोरेटिवली जो है क्या करें वो कंट्रीब्यूट करें। थर्ड हमने बात की अवॉइडेंस की, आप अवॉइड करें बट दिस वाज टोटली इनइफेक्टिव आपके पास जो है अप्रोच है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज है। 2 हमने और भी बात की, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। देन हमारा फोकस रहा नेगोशिएशन के ऊपर कि हमारे पास नेगोशिएशन एक और है कि आपके पास एक और सिचुएशन है, एक टाइप है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, कॉन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करने में जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है वो कंट्रीब्यूट करता है और आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करता है। नेगोशिएट करें, ठीक है, नेगोशिएशन मीन हमारे पास ये है कि दोनों पार्टीज नेगोशिएट करें और किसी एक पोजीशन के ऊपर आ जाएं जो आपके पास दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, कुछ ऐसी रीजनेबल सूटेबल सिचुएशन जहां पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या हो वो एग्री हो कि हम जो है इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे और इस तरह से हमारा जो है एग्रीमेंट है और इस तरह से हम जो है चीज़ों को जो है वो मैनेज करने के साथ साथ हम उनको जो है वो हैंडल भी करना जो है उनको हम कोशिश करें हम उनको हैंडल करें। फिर हमने बात की कि हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, नेगोशिएशन के अंदर जो है आप क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड पार्टी एक्चुअली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है जो कि आपके पास क्या करती है चीज़ों को जो है वो आपके पास सॉल्व करती है, चीज़ों को हल करके देती है आपके पास। यहाँ पर जो हमने बात की हमारा फोकस रहा आर्बिट्रेटर के ऊपर। ठीक है, आर्बिट्रेटर हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक में जो है मॉडरेटर ने या आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल नेगोशिएटर है, ठीक है, इसमें हमारे पास आर्बिट्रेटर है और एक मीडिएटर है। मीडिएटर के हमारे केस में हमारे पास क्या है कि थर्ड पार्टी जो है वो डिसीजन लेती है, दोनों पार्टीज को सुनती है, उनको इकट्ठा बिठाती है, फेस टू फेस भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, फेस टू फेस आप नेगोशिएट करते हैं और एंड ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं कि आप किसी डिसीजन के ऊपर आते हैं कि आप जो भी एक डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट सोल्यूशंस जो है उस कॉन्फ्लिक्ट के ये प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, आप उनको क्या करते हैं उनको आप सॉर्ट आउट करते हो। अब यहाँ पर आपने डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज थे उनको या कॉन्फ्लिक्ट जो आपके पास उसको आपने सॉर्ट आउट किया, उसका आपने सोल्यूशन दिया, बट आप जो है वो दोनों पार्टीज जो है उनको बाउंड नहीं कर सकते कि आप जो है इस डिसीजन जो हमने अभी लिया इसको आप जो है वो अबाइड भी करें, इसको आप जो है इम्प्लीमेंट करें, इसको आप एक्सेप्ट करें। यहाँ पर अथॉरिटी आपके पास जो है मीडिएटर के केस में नहीं होती। बट अगर हम सेकंड अपने पास जो थर्ड पार्टी नेगोशिएशन के अंदर आपके पास टाइप है वो हमारे पास है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के अंदर आपके पास ये है कि आप जो है वो क्या करेंगे कि आप जो भी डिसीजन लेंगे या थर्ड पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो अथॉरिटी रखती है कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी जो है वो करवाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो फोकस है वो आपके पास क्या वो ज्यादा है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट भी क्या करेगी, उस डिसीजन को करवाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन लिया आपका सारा टाइम फोकस सब जाया चला गया। ठीक है, मीडिएटर केस में आप दोनों को डिसाइड, दोनों को जो है वो नेगोशिएट करते हो, दोनों के अंदर डिस्कशन जनरेट करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, सोल्यूशन के ऊपर आते हो, बट आप उस डिसीजन को जो सोल्यूशन है उसको आप जो है इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। बट इन दैट केस हमारे पास आर्बिट्रेटर के केस में आप उसको क्या करते हो, उनको आप इंप्लीमेंट भी करवाते हो। फिर हमने बात की डिफरेंट कि हमारे पास
कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग या मेंटेनिंग पावर। थर्ड हमने बात, इसके बाद हमारा फोकस रहा कि आप पावर एक्सरसाइज कैसे करेंगे, ठीक है। आप अगर थोड़ा लास्ट लेक्चर को देखें तो आपको सेकंड लास्ट स्लाइड के अंदर हमने बात की थी फंक्शनल और डिसफंक्शनल आपके पास जो है वो कन्फ्लिक्ट की। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कोई भी ऐसे कन्फ्लिक्ट जो कि क्या करते हैं कि आपके जो गोल्स हैं और जो ग्रुप गोल्स हैं उनके साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और आपके परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, ठीक है। जबकि डिसफंक्शनल क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस या ग्रुप गोल्स को जो है वो क्या करते हैं, उनके साथ लिंकेज उनका नहीं होता। उसके बाद हमने आपके साथ बात की थी, हमने एक डायग्राम आपको दिखाई थी, उस डायग्राम में हमने आपको जो है वो एक कर्व जो है वो एक बेल शेप कर्व हमने डिस्कस किया। हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे था वहां पे हमारे पास था लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और वाई एक्सिस में हमने बात की थी आपके पास यूनिट परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक। तो हमारा जो हमने उनमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स देखे, हमारे पास पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, देन वी हैव अ पॉइंट सी। जो पॉइंट ए हमारे पास था वहां पर हमारे पास क्या चीज थी कि आपके पास जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बिल्कुल ही मिनिमल है, और उसके साथ साथ जो आपका यूनिट परफॉर्मेंस है वो भी आपके पास क्या है, मिनिमल है, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं, तो परफॉर्मेंस आपकी जो है वो आई होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास ये बात देखिए कि आपके पास जो पॉइंट बी था वहां पर आपके पास जो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑप्टिमल था, और जो आपके पास आउटकम थी, जो यूनिट परफॉर्मेंस थी वो भी आपके पास क्या थी, बहुत ज्यादा थी, या यूनिट परफॉर्मेंस क्या थी, वो हाई थी। अब यहाँ पर आप इसी चीज को देख लें कि आपके पास जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आपके पास परफॉर्मेंस जो है वो 0 है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है और ऑप्टिमल है तो आपके पास परफॉर्मेंस क्या वो हाई है। पॉइंट सी में हमारे पास क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा था, बट आपके पास क्या थी, परफॉर्मेंस आपके पास क्या थी, लो थी, ठीक है। यूनिट परफॉर्मेंस आपके पास लो होगी, वो आपके पास जो है वो गिर गई। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज द टाइप ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, दे आर बोथ टाइप्स ऑफ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, जबकि हमारे पास पॉइंट बी जो है दैट वाज द फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। आपके पास ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टूवर्ड्स द हाई यूनिट परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉन्फ्लिक्ट हमने लास्ट स्लाइड पे बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन वहां पे हम उनको डिटेल के साथ बात नहीं कर सके। आपके पास जो फैक्टर्स हैं जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ज्यादातर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट, इसमें हमारे पास कंटेंट रिलेटेड या हमारे पास पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जो है ये दोनों आ सकते हैं। कंटेंट रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, या आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट है या कुछ ऐसी चीज आपके पास इन रिटन इन राइटिंग जो कि आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट का आपके पास फॉर एग्जांपल सोर्स बने। फॉर एग्जांपल आपका एनुअल इंक्रीमेंट है, आपका जो है ACR है, आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम है, ठीक है, या आपके जो मार्किंग या क्राइटेरिया है शायद उससे आपको कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन सकती है। आपके पास जो है पर्सनल, ठीक है, पर्सनल क्या फॉर एग्जांपल आपका अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इंसान का एक ईगो आपके पास हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स ईगो हमारे पास ज्यादातर जो है वो इश्यू बनती है। मैं का जो फैक्टर होता है कि आई एम द वन, आई एम द मोर पावरफुल, आई एम मोर एजुकेटेड, आई एम मोर स्किल्ड, आई हैव द मोर समथिंग लाइक दैट, ये चीज भी आपके पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स जो है वो बन सकती है। सेकंड हमारे पास जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज साइज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दो बंदों के दरमियान है, एक डिपार्टमेंट के दरमियान है, दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान है। व्हाट इज द लेवल और साइज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जितना आपके पास साइज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होगा उतने आपके पास जो है प्रॉब्लम या क्राइसिस के चांसेस या बैंक्रप्सी के चांसेस आपके पास होंगे वो ज्यादा होंगे। बट आपके पास कॉन्फ्लिक्ट इतना हो जो मैनेजेबल हो, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात की, तो हमने कल के लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपके पास कि कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जो है वो ऑप्टिमल लेवल तक हो तो ठीक है, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इंडिविजुअल, विद इन ग्रुप्स दैट इज ओके, बट ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट दिस इज नॉट द ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज समथिंग वेरी मच। बट आपके पास जो कंपटीशन है वो भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक सोर्स ही है कि दोनों कंपनीज जो है वो ट्राई करती हैं, ठीक है, compete करती हैं, ठीक है, खुद को डिफरेंशिएट करती हैं दूसरी कंपनी से, दिस इज समथिंग एल्स। थर्ड चीज हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट, रिजिडिटी ऑफ द इशू और द बेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, वो जो इश्यू है वो कितना रिजिड, उसकी रिजिडिटी कितनी है, ठीक है, वो वेदर मतलब कि एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजिडिटी उसकी जो इंटेंसिटी है इश्यू की वो आपके पास कितनी है, ठीक है। इसको हम साइज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, या आप इसे ये कह सकते हैं कि वो कितना डैमेजिंग है,
टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कितना है जो है वो हर्ट कर रहा है, और आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है वो उस इश्यू की वजह से कितनी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो आपके पास अगर परफॉर्मेंस ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इट्स मीन कि इश्यू आपके पास जो है वो आपके पास क्या बहुत ज्यादा सीवियर इश्यू है आपके पास यहाँ पर। जो हमारे पास तीसरी चीज और पावर डिफरेंसेस, पावर डिफरेंस हमारे पास जो है आप जो है वो लेवल 17 पे काम कर रहे हैं, दूसरे लोग आपके पास जो है लेवल 18 पे काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लेवल 17 पे जो पावर है वो कम है और लेवल 18 पे पावर आपके पास जो है वो ज्यादा है। अगर एक इंडिविजुअल इस चीज को फोकस करे जी कि लेवल 18 के पास पावर ज्यादा है, मेरे पास पावर कम है, ठीक है, तो पावर का कम ज्यादा होना भी आपके पास एक कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो इश्यू आपके पास जो है वो बन सकता है। अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो पावर के थ्रू उसको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं, बट जितना आपके पास पावर डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट भी उतना ज्यादा जो है बढ़ेगा। ठीक है, आप जो है एक एंड पे पावर ज्यादा दे रहे हैं, दूसरे एंड पर आपके पास जो है वो पावर बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपके पास पावर डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट वहां ज्यादा बढ़ेगा। दैट्स वाई कि आप पावर जो है उसको बैलेंस रखें, जिस लेवल के लिए जितनी पावर अलाउड मतलब एक रिक्वायर्ड है, या जितनी उसके लिए एक पावर जितनी एक अलाउड है जो आपके एसओपीज के मुताबिक, आप उतनी ही पावर दो, उससे ज्यादा पावर अथॉरिटी जो है उसको आप डेलीगेट ना करें। इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशंस, हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट का एक और सोर्स है वो हमारे पास इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज है। ठीक है, आपके पास हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी, हर बंदा अपनी तबीयत के अंदर जो है वो यूनिक है, तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन सकते हैं। ट्रेट्स, ठीक है, उनके जो खूबियां हैं, जो उनकी पर्सनल वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारे पास सोर्स बन सकती हैं। एंड डिस्पोजिशंस, या जो थर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है डिस्पोजिशंस। जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो उसके अंदर हम जो है कॉन्फ्लिक्ट को, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही बात चल रही है अभी तक, तो हम कॉन्फ्लिक्ट को जो है इन डेप्थ जो हम देख रहे हैं, और हमारे पास ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा इशू है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हैंडल करना पड़ता है, और एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के तौर पर हम इसे देखेंगे कि आप जितना कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह से, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उतनी अच्छी तरह से आप जो है उसको जो है अच्छी तरह से डिसीजन ले सकेंगे, अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। जो हमारे आज के लेक्चर में जो हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, उनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होगी इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हम इसको जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं आगे स्लाइड्स में जाके। देन व्हाट इज द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एंड थर्ड वन इज इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास डिफरेंट है, और ये किस तरह से हमारे पास जो है चीजों को जो है देखते हैं, और कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के पास ज्यादा डिस्टर्ब होती है, हम इनको जो है वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो डिटेल्ड हम इसको थोड़ा आपको समझाते हैं कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है क्या। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, पावर हमारे पास लाइक दिस, बट हमने कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह से देखा नहीं था। आज हम जो है कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो हम उसको एलिब्रेट करने लगे हैं, हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन और हमारे पास इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इन स्लाइड्स में जो है वो ज्यादा मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट इज एन एक्सपेक्ट स्ट्रगल बिटवीन at least 2 interdependent parties who perceive incompatible goals, scarce resources and interference from other in achieving their goal। हमारे पास struggle at least 2 interdependent, यहाँ पर interdependent parties हैं, 2 हमारे पास डिपेंडेंट पार्टीज की बात नहीं की गई। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब 2 डिफरेंट ग्रुप्स सेम डिपार्टमेंट के अंदर, इट्स मीन दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, उन्होंने जो भी काम करना है उस डिपार्टमेंट की फेवर के अंदर करना है। ठीक है, अब आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है वो हमारे पास आ सकता है परसीव्ड हु परसीव इनकम्पैटिबल गोल्स, ऐसे गोल्स आप परसीव करें जो कि इनकम्पैटिबल हो, या ऐसे रिसोर्सेज आप मांगे जो कि हमारे पास हो ही ना। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा इशू रहता है वो हमारे पास हमेशा रहता है रिसोर्सेज का। जो आपके रिसोर्सेज हम कभी भी जो है वो आपके पास जो है वो कभी भी इतने एबंडेंटली जो है वो अवेलेबल नहीं होते। एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स इन अचीविंग देयर गोल्स, 2 पार्टीज हैं, दोनों के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट है, दो मतलब फॉर एग्जांपल इनकम्पैटिबल गोल्स हैं, उनके पास जो गोल्स होंगे मेन ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव नहीं होंगे। हम इस डेफिनेशन को जरा गौर से देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज आर टेंजिबल थिंग्स लाइक ऑयल, वाटर, मनी, लैंड। 2 बिगेस्ट स्केर्स रिसोर्सेज आर द पावर एंड सेल्फ एस्टीम। ठीक है, मैचेस अपॉन द रिलेशनल गोल्स एंड आइडेंटिटी फेस गोल्स। हमारे पास
जो रिसोर्सेज है अगर उनको हम थोड़ा देखें तो वो स्केर्स किस तरह से हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलो हमारे पास एक और रिसोर्सेज का स्केर्स होना समझ आता है। आप अगर एक कंट्री लेवल पे देखें तो हमारे पास कंट्री लेवल के ऊपर भी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं, स्केर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल, तमाम की तमाम कंट्री में जो है वो ऑयल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी कंट्री के अंदर ऑयल है, किसी कंट्री में ज्यादा ऑयल है, किसी कंट्री के पास जो है वो कम ऑयल है। तो ऑयल जो आपके पास है ये भी आपके पास जो है एक ऐसी चीज स्केर्स रिसोर्स है, टेंजिबल है, ठीक है, यू कैन टच दैट थिंग, बट स्केर्स है। हर एक के पास अबंडेंट ऑयल नहीं है, ठीक है। आपके पास कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल आप अरब ममालिक में देखें या आप ईरान लाइक दैट, यहाँ पे ईरान जो है वो आपके पास जो ऑयल है वो अबंडेंट है, बहुत ज्यादा आपके पास एक ऑयल अवेलेबल है। बट आप अगर अपने कंट्री को देखें, आप इंडिया को देखें, रशिया, अफगानिस्तान, यहाँ पर ऑयल के जो रिसोर्सेज है वो इतने ज्यादा जो है वो अवेलेबल आपके पास जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग वाटर, वाटर हमारे पास जो है वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होता। मनी, हर मुल्क जो है फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। लैंड, हर एक के पास इतनी बड़ी लैंड नहीं है। आपके पास कुछ मुल्क ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे से हैं बट दे आर द कंट्रीज, ठीक है। लैंड हमारे पास जापान में आपके पास जो है वो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। ऊपर का आपके पास छत सेल, आपके पास जो छत है वो आपके पास सेल होते हैं, छत के ऊपर आप दूसरा छत आप इस तरह उसको जो चीजों को जो है वो आप जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट स्केर्स रिसोर्सेज। सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास जब कंट्रीज अगर एक कितने बड़े कन्फ्लिक्ट, ऑयल कन्फ्लिक्ट देखें पूरे दुनिया के अंदर है और किस तरह से डिफरेंट वॉर्स आपके पास होती हैं एक रिसोर्स के ऊपर, पूरी दुनिया में जो है वो लड़ाई चल रही होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सोचें कि अगर इस तरह का कन्फ्लिक्ट हो, रिसोर्सेज स्केर्स हो, तो किस तरह से जो है चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब या आपके पास इनबैलेंस जो है वो करते हैं। आर पावर, हमारे पास दो और स्केर्स रिसोर्सेज हैं, दैट इज द पावर एंड सेल्फ स्टीम। आपके पास पावर भी हर एक को जो है वो आप फुली जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो आपके पास जो है स्केर्स रिसोर्स है। सेकंड थिंग इज द सेल्फ स्टीम, ये भी हमारे पास जो है सेल्फ स्टीम भी हमारे पास एक तरह की जो है वो स्केर्स रिसोर्स के अंदर जो है वो समझी जाती है। Although they are they're intangible, but still they are the two scarce resources. Are power and self-esteem actually scarce? आप इस चीज को फोकस करें कि वाकया ही ये हमारे पास जो है पावर जो है और जो सेल्फ स्टीम है एक्चुअली स्केर्स, ये वाकया ही कम है, या हमारे पास जो है एक्सरसाइज करने में हमारे पास कुछ इश्यूज हैं। जिन लोगों को पावर दी जाती हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी एक्सरसाइज में हमारे पास इश्यू है। डज दैट मैटर और इज परसेप्शन मोर इम्पोर्टेंट? हमारे पास जो पावर है या जो सेल्फ स्टीम है ये ज्यादा मैटर करती हैं या परसेप्शन, या इज परसेप्शन मोर इम्पोर्टेंट? आपके पास जो इनकी यूटिलाइजेशन के ऊपर जो परसेप्शन है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास ज्यादा आपके पास एक इम्पोर्टेंट है। लास्ट में हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट की। हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज, इनकम्पेटेबल गोल्स, ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो आपके पास जो है आपके पास जो है सोर्सेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है। इनमें हम बात करेंगे वन बाय वन कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो ये कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने बात की पावर एंड सेल्फ स्टीम, दिस इज वन ऑफ द स्केर्स रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह हम बात करते हैं आज सोर्सेज की, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट अपीयर इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड हैज वेरिंग कॉजेज, ठीक है। These can generally be separated into several groups. हमारे पास several groups हम डिवाइड करते हैं। अगर हम लिटरेचर के ऊपर फोकस करें तो लिटरेचर में हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट के ऊपर ज्यादा काम किया कि वो हमारे पास कार्ड्स का है, ठीक है। कार्ड्स आइडेंटिफाइड 3 सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। कार्ड्स जो है वो 3 सोर्सेज जो है कन्फ्लिक्ट के जो थे उनको उन्होंने स्टडी किया हमारे पास, ठीक है। तो जो कार्ड्स के जो 3 सोर्सेज हमारे पास हैं उनमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास है, रोल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास है, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास है। कार्ड्स ने 3 रिसोर्सेज जो आपके पास थे वो आइडेंटिफाई किए। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे पास डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हिरार्कीज हैं, टॉप मैनेजमेंट है, देन डिपार्टमेंट्स हैं, देन आपके पास बिजनेस लेवल है, देन आपके पास फंक्शनल लेवल है, कॉर्पोरेट बाय बिजनेस फंक्शन, ये ऊपर डिफरेंट जो हिरार्कीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हिरार्कीज है और इनको मैनेज करने का जो मकसद है वो हमारे पास यही है कि हम किस तरह से जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेसेस को जो है मैनेज करें ताकि हम जो है इफेक्टिवली जो हम उसको जो है वो वहां पर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके। स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट
conflict arising out of the need to manage the interdependence between different organizational subunit. आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो सब लेवल है वहां पर आपके पास हैं, ठीक है। अब आपके पास आपके पास प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, वहां पर कोई नीड जनरेट हुई है या कोई रिसोर्स जरूरत है आपके पास, ठीक है, या कोई ऐसी चीज है जो कि दोनों डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं और दोनों डिपार्टमेंट की वो आपके पास नीड है, बट वहां पर वो बैलेंस नहीं, एक डिपार्टमेंट ज्यादा यूज करे दूसरा कम यूज करे। तो आपके पास अगर स्ट्रक्चरल लेवल पे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सब लेवल्स हैं वहां पर अगर आपके पास कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो वो आपके पास क्या कर सकते हैं, वो आपके पास चीजों को जो है चीजों को वहां पर प्रॉब्लमेटिक बनाया जा सकता है। तो अगर आपके पास डिफरेंट सब यूनिट्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रिंटर है जो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनको मिलकर यूज करते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा प्रिंट ले रहा है दूसरा आपके पास कम प्रिंट ले रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि एक रिसोर्स है दोनों ने मिलकर यूज करना है बट एक डिपार्टमेंट जो है उसकी यूटिलाइजेशन जो है ज्यादा कर रहा है दूसरा आपके पास क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान सब लेवल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आएगा, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट जो कार्ड्स ने आइडेंटिफाई किया वो हमारे पास है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल हमारे पास क्या है, जो भी आपको टास्क या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको असाइन कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और आपने उसको जो है वो परफॉर्म करना होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल योर रोल इज बीइंग अ टीचर, आप जो है लेक्चरर हैं, तो लेक्चरर का आपके पास काम क्या है कि आपने जो है क्लासेस लेनी है, आपने कोर्सेज पढ़ाने हैं, कोर्सेज के तमाम कंटेंट्स जो है वो आपने कवर करने हैं, फिर आपने क्विज़ेस असाइनमेंट्स इनको आपने मार्क, ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हर कुछ आपको करना पड़ेगा, वट एवर दे असाइन यू। बट अगर आपके पास जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर, आपके पास जो है प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर की जो आपको रोल दिया गया है वो आपके जो एक्सपर्ट स्किल्स हैं उनसे जो है वो मैच नहीं करता। कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम सेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर है उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो, दैट थिंग इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट। एंड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट स्टेमिंग फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप कंपीटिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास जो है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें लेबर यूनियंस। लेबर यूनियन आपके पास क्या चीज है कि लेबर्स जो हैं वो इंडिविजुअली शायद अपने जो भी उनके राइट्स हैं उसके लिए जो है वो फाइट नहीं कर सकते। इंडिविजुअली आप करेंगे तो शायद आपकी बात कोई भी न माने, तो आपके पास आपकी बात को वेटेज देने के लिए, आपको बात को ज्यादा अहमियत देने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कलेक्टिवली जो है क्या करते हैं, वो जो है एक बंदे के लिए बोलते हैं या एक ग्रुप के लिए जो है वो क्या करते हैं, वो लोग फाइट करते हैं कि इनकी ये जरूरत है, इनको जो है माना जाए या इनके जो मुतालबात है उनको जो माना जाए। तो दैट थिंग इज अगेन हमारे पास के जो हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज के लिए, तो उनको जो कम्पीट करना है किसी रिसोर्स के लिए, ये हम ऑफ कोर्स हमारे लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स जो है बन सकता है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे पास कार्ड्स जो आइडेंटिफाई किए हमारे पास वो तीन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट, देन वी हैव अ रोल कॉन्फ्लिक्ट, देन वी हैव अ रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट। हम डिफरेंट थ्योरीज के आगे बात करेंगे कि डिफरेंट जो है रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए, ठीक है, फिर हम इनको एंड पे जो है हम इनको जो है कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर हम इनको लेकर आएंगे। रॉबिन्स हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमारे पास जो है कॉन्फ्लिक्ट के जो है डिफरेंट सोर्सेज आइडेंटिफाई किए, वो हमारे पास 3 थे। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, he identified the 3 sources of organizational conflict and indicated that an understanding of the resource of a conflict improves the probability of effectiveness of the conflict management। ठीक है, अगर आपके पास जो रिसोर्स है या जो वजह है, जो कॉज है, उसके बारे में अगर आप मैनेजर्स की अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो ज्यादा अच्छी होगी तो आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से जो है वो कर सकेंगे। दिस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट एट द मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you not have to solve the conflict. First of all, you have to understand the cause of the conflict. What is the main source or main cause of that conflict? Once you understand the cause, then it's easy for you to manage the conflict. तो conflict management of course एक organization का part है, managerial level organization में लोगों को जो है conflict manage करना पड़ता है. But issue is here that you must have the good understanding of the issue.
ठीक है, अगर आप इशू को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तो यू कैन इजिली रिजॉल्व, यू कैन इजिली मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। द मेन फैक्टर्स विच सर्व एज सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर आइडेंटिफाइड एज, जो हमारे पास मेन फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, आपके पास जो कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में आपके पास ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशनल फैक्टर्स, ठीक है, सेकंड वी हैव अ स्ट्रक्चरल फैक्टर, थर्ड वी हैव अ पर्सनल फैक्टर्स। अगर हम देखें कम्युनिकेशनल फैक्टर की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपके पास दो लोग हैं, ठीक है, उनके दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो वहां पर आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है और आप उस डिसीजन के बारे में क्लियर नहीं है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वहां पर आपके पास जो है वो क्या हो सकता है आपके पास कि ये आपके पास कम्युनिकेशनल जो है मिसअंडरस्टैंडिंग इट लीड्स टुवर्ड्स दी कॉन्फ्लिक्ट। ये भी आपके पास क्या करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो सोर्स आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन सकता है। तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे हमने बात की कि आप वजह को समझें अच्छी तरह से। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशनल जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जनरेट हो रहे हैं, उनको जो है वो रिजॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप टॉप मैनेजमेंट के अंदर हैं, बीइंग अ मैनेजर, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी क्लियर हो कि वो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आपके पास क्या करेंगे, वो अवॉइड करें। जितनी आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अवॉइड होगी, आप उतनी ही अच्छे तरीके से क्या कर सकेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे। स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, आपके पास स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू द रोल्स, ठीक है। इट मे इंक्लूड द रोल एम्बिग्यूटी, इट मे इंक्लूड द रोल कॉन्फ्लिक्ट। हमारे पास स्ट्रक्चरल के अंदर बात की पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट स्टेमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट का एक ये भी हमारे पास है कि आपके पास एक तो इशू के अंदर जो डिफरेंसेस हुए हैं, दूसरी बात है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप जो हैं दूसरे से वो डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, आपका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका वो दूसरों से आपके पास क्या होगा, वो मुख्तलिफ होगा। तो आपके पास जो पर्सनैलिटी के अंदर जो है इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास ज्यादा जो है वो इश्यूज या प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है वो कर सकते हैं। तो आपके पास पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो कि आपकी पर्सनैलिटी के जो डिफरेंस है दूसरी पर्सनैलिटी से उससे जनरेट हो, दैट थिंग इज कॉल्ड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। मेथड हमारे पास जो नोट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थिंग है, मेथड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विच आर अप्रोप्रिएट इन वन केस मे नॉट नेसेसरली बी अप्रोप्रिएट व्हेन अप्लाइड टू कॉन्फ्लिक्ट जनरेटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। सो दिस इज वन ऑफ द मैनेजरियल एप्लीकेशन हमारे पास, एंड दिस थिंग मस्ट बी रिमेंबर्ड एट द टॉप मैनेजमेंट कि हमारे पास जो स्ट्रेटजी आप जो है वो कम्युनिकेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, मे बी दैट स्ट्रेटजी इज नॉट इफेक्टिव फॉर स्ट्रक्चरल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलरली इफ यू आर मैनेजिंग द पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो आपके पास जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजी है शायद वो आपके पास स्ट्रक्चरल या जो कम्युनिकेशनल आपके पास स्ट्रेटजी उसको जो है वो सॉल्व करने में आपके पास जो है वो शायद आपकी मदद ना करे। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो लर्नेबल आपके पास है कि हर स्ट्रेटजी हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको स्ट्रेटजी डिफरेंट सिचुएशन के लिहाज से अमेंड करनी पड़ेगी, उसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। शायद एक स्ट्रेटजी जो यहाँ पे हेल्पफुल है शायद वो आपके पास दूसरी जगह पर आपके पास क्या है वो हेल्पफुल ना हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने अभी तक दो सिर्फ हमने बात की। एक हमने बात की कार्ड्स की, कार्ड्स में आपके पास 3 सोर्सेज बताए, ठीक है। उसमें हमारे पास जो बात की हमने बात की स्ट्रक्चरल की, रोल की और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट की। जबकि रॉबिन्स ने हमारे पास 3 बताया, उसमें जो उन्होंने ऐड किया उन्होंने हमारे पास कम्युनिकेशनल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 डिफरेंट व्यूज हैं, रॉबिन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आपके पास जो कार्ड्स है उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो हमारे पास दैट्स वाई हमारे पास थ्योरी डेवलपमेंट यहीं से होती है कि 2 डिफरेंट हमारे पास ओपिनियंस होते हैं। एक बंदा अपने एंड पे सोच रहा है, ठीक है, बट इट डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रॉम वेयर ही कलेक्टेड द डाटा एक्चुअली, वहां पे हमारे पास चीजें जो है वो डिफरेंशिएट होती रहती हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट की, से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट की डिफरेंट टाइप्स भी आपके पास हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एक तरह का नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के होते हैं और मैनेजरियल लेवल के ऊपर आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं उन जो है कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए। There is a linkage between the sources of organization conflict to the unit of analysis involved. Unit of analysis हमारे पास ये है कि आप जो हैं, जो आपके पास अंडर ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास क्या चीज है, whether you are studying the individual, whether you are studying the diets mean group of people, आप ग्रुप को पढ़ रहे हैं, whether you are studying the department, unit of analysis आपका डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के या ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट, ठीक है। तो आपके पास जो सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसका जो है लिंक है किसके साथ आपके पास,
यूनिट ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व के साथ। यूनिट ऑफ एनालिसिस आर द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स जो पार्टीज जिनके आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, मैं जैसे बात कर बट डायड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कि आपके पास यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, दे परसीव, इनिशिएट एंड सस्टेन द कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स जो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट भी करता है, उसको जो है परसीव करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीज जो है ठीक नहीं है, फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेता है, दैट थिंग इज इनिशिएशन, एंड देन सस्टेन, और फिर क्या करता है उस कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन भी रखता है आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफाई द कंडीशन विच इफेक्ट द कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिटरमिन द मोड ऑफ इट्स अरेंजमेंट। ठीक है, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट किस लेवल का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ऑफ कोर्स आपके पास जो है अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट का साइज या उसकी इंटेंसिटी आपको पता हो तो ऑफ कोर्स जो आपके एक्शंस होंगे वो उसी ही लेवल या उसी ही जो है आपके पास पैटर्न के जो है एक्शन है वो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, thus we have conflict that originate in an individual level, ठीक है, individual person conflict that have their basis in the relationship between individual and conflict that occur as a result of interaction between the groups। आपके पास conflict किसी भी तरह का आपके पास हो सकता है, बंदों के दरमियान, दो बंदों के दरमियान हो सकता है, दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान हो सकता है। सो लेट्स स्टडी विद द फर्स्ट दिस थिंग, हमारे पास जो टाइप्स हैं conflict के हमारे पास तीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रापर्सनल conflict, सेकेंड वी हैव इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एंड थर्ड वी हैव इंटरडिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हम इनको जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास क्या है जी? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरनल टू द इंडिविजुअल, though its effect can profoundly influence organizational functioning. Internal to the individual, it means this is something psychological and it is more with the person inside. आपके पास जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आपके पास फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज बुरी लगती है, आप उसे अंदर से फील करती है यार ये चीज बुरी है, अब ये चीज है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनली मतलब कि आप जो है किसी चीज को बुरा समझ रहे हो, या इंटरनली आपको कुछ चीज जो है वो पिंच कर रही है कि ये चीज ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं हो रहा है, मुल्क का निजाम ठीक नहीं चल रहा। इंटरनली मीन यू आर समथिंग सफरिंग फ्रॉम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है बट वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो नजर नहीं आ रहा, आप किसी को मुक्के नहीं मार रहे या आप बोल नहीं रहे। ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू एनालाइज एंड मैनेज। ऑफ कोर्स आपको नहीं पता कि अगला बंदा किस परेशानी के अंदर है, उसके अंदर जो है क्या चल रहा है, बिकॉज अंदर जो चल रहा है आपको नजर नहीं आता। ठीक है, आपके पास जो है जो आपने कपड़े पहने होते हैं वो नजर आते हैं जी, ये हमारे पास, बट जो आपने खाया होता है वो इंटरनली आपको नजर नहीं आता। द सेम थिंग अगर आपके पास जो है आप गुस्से में है, परेशानी में है, तो अगला बंदा देख लेगा यार ये बंदा गुस्से में, क्योंकि आपके एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस जो है उस चीज को बता रहे हैं। बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जो है मैनेज करना और इसे जो है एनालाइज करना, दोनों एंड पर आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इनकम्पैटिबल टेंडेंसीज। ठीक है, इनकम्पैटिबल, आपके पास जो भी टेंडेंसीज हैं वो इनकम्पैटिबल है, दो ऐसी चीजें, ठीक है, जो कि जो आपके पास कंपैटिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल भी आपके पास नहीं हो, हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनती है। It arises when a stimulus invoke two different and incompatible tendencies and the individual is required to discriminate between these tendencies। आपके पास जो है वो स्टिमुलस इंटरनल आपके पास ब्रेन के अंदर स्टिमुलाई है, आपको चीज फोकस करती है, बुरी लगती है, यार ये चीज इनकम्पैटिबल है, ये मेरे लिए आपके पास फेवरेबल नहीं है, और फिर जो है इंडिविजुअल जो अपने एंड पे क्या करता है उसको डिस्क्रिमिनेट करता है। इन सच सिचुएशन इट इज कॉमन फॉर इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स आप इंटरनली जो है फ्रस्ट्रेटेड होंगे, स्ट्रेस लेवल आपके पास का बढ़ेगा, एंड टू अलो देयर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ रेंज ऑफ बिहेवियर स्ट्रेटजीज रेंजिंग फ्रॉम एम्पैथी, लेजीनेस टू एब्सेंटीज्म, एक्सेसिव स्मोकिंग और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अब आप जो है वो इंटरनली जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यू इंटरनली फेसिंग अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब जो इंटरनली आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है जो आप जो है फेस कर रहे हैं, उसका आपके पास जो इशू क्या होगा कि जो आउटकम उसके आना शुरू होगी आपके पास, ठीक है, इट रेंज फ्रॉम डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट आउटकम होंगे, आप लेजी हो जाएंगे, ठीक है, आप उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सेकंड थिंग एब्सेंटीज्म, कि आप छुट्टियों की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, बिकॉज इंटरनली यू आर नॉट मोटिवेटेड। जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल है तो इंटरनली आप क्या हो गए, वो डीमोटिवेट हो गए। इंटरनली जो आपके पास डीमोटिवेशन आपके पास है,
वो आपके पास लीड करेगी टुवर्ड्स एब्सेंटीज्म, एक्सेसिव स्मोकिंग। ये आपके पास एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं बिल्कुल, कि एक्सेसिव स्मोकिंग आपके पास, कि आप पीने बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है, स्मोकिंग पीने लगे हैं, या ड्रिंकिंग है, या आपके पास कोई और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है, आप मतलब के इंटरनली ये कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, आपके पास उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, और इंटरनली ही आप क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप क्या कर रहे हैं, वो इस चीज के अंदर जो है वो एक समथिंग कोड रहे हैं अंदर से। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जिसके थ्रू आप इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप सॉल्व जो है कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू डायग्नोज इंडिविजुअल परसेप्शन एंड यूटिलाइज सम टेक्निक दैट कैन रिड्यूस एंग्जाइटी। ठीक, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जो परेशानी बनी हुई है उसको किस तरह से जो है वो आपके पास क्या उसको सॉल्व किया जाए। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, interpersonal conflict emphasizes the interaction of human factors in an organization. Of course human factors आपके पास उनको पर emphasize करते हैं। Here we concerned with these factors as they appear in a direct relationship, because हमारे पास group है, direct mean group. Broadly there are two classes of the factors as conflict sources. हमारे पास दो तरह के interpersonal conflict के sources हैं। First of all is the personal factor and second one is the functional factor. At a personal level, individuals are not identical, constant or consistent. Of course, हमारे पास कोई भी बंदा जो है सेम नहीं है, हर बंदा जो है वो different है in his thoughts and he is free to think. When two individuals are brought together and kept together, each with his own qualities, needs and skills. हर बंदे की अपनी qualities हैं, उसकी need है, ज़रूरतें हैं, उसकी skills है. A conflict may ensure if their attributes are not meshed together in a coordinated way. पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास इन सिंपल वर्ड आपके पास क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है और आपके कोलीग की पर्सनैलिटी क्या बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब दो ऐसे बंदों को जिनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट, उनको जब इकट्ठा लाकर एक कैबिन के अंदर या एक जगह पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया जाता है और रखा जाता है, तो वहां पर आपके पास मे बी चांसेस हो सकते हैं कि आपके पास जो डिफरेंस इन पर्सनैलिटीज है ये आपके पास जो है किसका सोर्स बने, कॉन्फ्लिक्ट का आपके पास क्या हो वो सोर्स बन जाए, ठीक है। तो पर्सनल फैक्टर्स आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट सोर्स बनते हैं। फंक्शनल फैक्टर इन रियल इन ऑर्गेनाइजेशन हैव रोल्स which are expected set of behavior associated with their position. आपके पास डिफरेंट रोल्स होंगे और उन रोल के लिहाज से ही क्या होगी आपके पास पर्सनैलिटी आपके पास क्या होगी मैच। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सीईओ तो आपके पास जो पावर जो है अथॉरिटी आपके पास जो डिसीजन मेकिंग चीजें वो आपके पास सब कुछ डिफरेंट होंगे बनस्पत आपके पास फंक्शनल लेवल एम्प्लॉय से। अगर आप फंक्शनल लेवल के ऊपर है तो आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है आपके पास जो है डिसीजन क्राइटेरिया आपका जो है वो चाल ढाल बात करने का तरीका अथॉरिटी हर चीज आपके पास जो है डिफरेंट होगी। इन प्रैक्टिस हाउएवर रोल स्पेशलाइजेशन टेंड टू बी एम्बिगुअस एंड इनकम्प्लीट, ठीक है। जो रोल स्पेसिफिकेशन है इट टेंड टू बी अनएम्बिगुअस एंड कंप्लीट। आपके पास प्रैक्टिकली ऐसा है कि आपके पास जो रोल दिया जाता है वो आपके पास जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एम्बिगुअस होती है कि करना आपने क्या, एंड इनकम्प्लीट के साथ आपके पास क्या होती है इनकम्प्लीट होती है। एंड इन देयर इंटरेक्शन विद अदर्स सम individuals often feel dissatisfied with their role or position, or they may feel that their aspiration for the higher positions are being frustrated. अगर आप अपने गोल से सेटिस्फाइड हैं, जो फंक्शन आपको असाइन किए जा रहे हैं वो आपके स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के मुताबिक हैं, तो क्या होगा आपके पास कि आप जो है अच्छी तरह से जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, बोथ नॉट एट प्रेजेंट लेवल एज वेल एज एट द फंक्शनल लेवल। बट अगर आपको जो फंक्शन असाइन किए गए हैं, जो रोल्स आपको असाइन किए गए हैं वो आपके पास एम्बिगुअस हैं, ठीक है। एम्बिगुअस हमारे पास है कि हमारे पास क्लियर नहीं है, तो जो हमारे पास यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है आपके पास रोल्स के अंदर, वो आपके पास क्या होगी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो सोर्स बनेगी। और फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास क्या होगा कि आप जो है फ्रस्ट्रेशन के अंदर चले जाएंगे, आपके पास फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रॉपर्ली मैच नहीं होता। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हम अगर बात करें तो थर्ड पार्टी, दिस इज अ थर्ड पार्टी। इंटर डिपार्टमेंटल एज इंडिकेटेड फ्रॉम द नेम दैट इट इज इंटर डिपार्टमेंटल, दिस इज नॉट बिटवीन द ग्रुप्स, दीज आर बिटवीन द डिपार्टमेंट। से हमारे पास एक जो है कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी टाइप है जहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो उनको आपके पास जो है वो देखा जाता है। द थर्ड मेजर कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज स्ट्रक्चरल। आपके पास जो स्ट्रक्चरल है वहां पर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है, टॉप लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, फंक्शनल लेवल है, डिफरेंट आपके पास लेवल्स है। ऑर्गेनाइजेशंस आर डिजाइंड अराउंड प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है, रीजन्स और टेक्निकल स्पेशलिटीज। हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
अब फॉर एग्जांपल आप CS डिपार्टमेंट है तो आपके पास तमाम के तमाम जो है वो CS के वहाँ पर ग्रेजुएट, CS के टीचर, तमाम एक्सपर्टीज रेलेवेंट टू CS वो आपके पास होंगी, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट की बात करेंगे, बिजनेस, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, ठीक है, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ये डिफरेंट चीजें आपको जो है वहाँ डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के लिहाज से जो है चीजों को जो है डिफरेंशिएट किया जाता है। दीज एक्टिविटीज आर असाइंड टू डिपार्टमेंट्स दैट ऑफन हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर्ड इंटरेस्ट एंड गोल्स and that interact within the framework of the scarce resources and task dependencies। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या है, एक है। अब जहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो आपके पास क्या है, शेयर्ड है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है उसके रिसोर्सेज जो है शेयर्ड है, दूसरा डिपार्टमेंट भी आपके पास वो रिसोर्स है क्या कर रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिंटर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, आप क्लासरूम्स जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शेयर कर रहे हैं। इस तरह आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट लैब्स हैं, लेबोरेटरीज आपके पास हैं, लाइब्रेरी है, ये एक शेयर्ड रिसोर्स आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो है when the resources are relatively fixed and one department gains is at the expense of other, conflict should be expected। अगर आप किसी चीज को फेवर दे रहे हैं या एक डिपार्टमेंट जो है वो किसी चीज की ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दूसरे डिपार्टमेंट को सफर करना पड़ेगा, तो पहले आपके पास क्या करेगा, वो ज्यादा जो है चीजों को जो है वो यूज करना स्टार्ट करेगा। तो आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, ये आपके पास जो रिसोर्स एलोकेशन है यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, ये आपके पास कंफ्लिक्ट का सोर्स बन सकती है। अगर एक डिपार्टमेंट एक रिसोर्स को ज्यादा यूज करेगा, दूसरा कम यूज करेगा, तो ऑफ कोर्स जो कम यूज कर रहा है वो जो इस चीज की है कंप्लेन करेगा। तो हमारे पास ये एक सोर्स होगा कंफ्लिक्ट का। दिस इज something called interdepartmental conflict। In two subunits in an organization system have differentiated goals and are functionally interdependent, ठीक है। सब यूनिट्स के दरमियान ऑफ कोर्स दो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के उनके दरमियान जो है फंक्शनैलिटी जो है वो इंटरडिपेंडेंट होगी। कंडीशंस एग्जिस्ट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, सो अगेन देयर इज समथिंग कॉन्फ्लिक्ट के हमारे पास चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। Interdependency produces the need for collaboration, but it is also presents occasion for the conflict। इंटरडिपेंडेंसीज हमारे पास जो है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हम सिनर्जी की बात करते हैं जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास सिनर्जी होगी, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। जितने आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड होंगे वहां पर आपके पास क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस वो आपके पास वो बढ़ेगी। बट उसके साथ साथ जितनी आपके पास इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन वो आपके पास बढ़ती है, उसके साथ साथ आपके पास जो है चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो भी आपके पास क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो बीइंग अ मैनेजर नो डाउट हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है वो कनेक्टिव मेजर्स लेनी है। बट उसके साथ साथ आपके पास जो इश्यू है वो हमारे पास किस चीज का है कि आपने जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे इससे, उसको भी आपने जो है वो हैंडल करना है। मैनेजिंग इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारे पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा कि दो बंदे या दो आपके पास दो ग्रुप्स हैं वो मतलब कि कंपैटिबल नहीं है, उनकी जो है इनकम्पैटिबल नीड्स हैं, ठीक है, इनकम्पैटिबल उनकी थॉट्स जो हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज predicted upon an unappropriateness between individual needs and organizational requirement। individual needs कुछ और है, organizational requirements आपके पास कुछ और है। so we have intrapersonal conflict। Interpersonal conflict unfolds over time and manifests itself in a complex and multi-range of attitudinal and behavioral consequences। जिस हमने इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, हमारे पास इंटरनली आप कोई चीज फील करते हैं, इंटरनली आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है या आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो इट लीड्स टुवर्ड्स एग्जाइटी, आपके पास स्ट्रेस बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आप इंटरनली जो है हो रहे हैं। बट यहाँ पर आपके पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके पास ये है, ठीक है, कि आपके पास जो है डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजिकल जो है पोजीशंस आपके पास बढ़ेंगी, आपके पास जो है एटीट्यूड एज वेल एज बिहेवियरल जो फैक्टर्स है वो आपके पास होंगे, वो आपके पास चेंज होंगे, उनको मैनेज करना आपके पास इतना ज्यादा जो है वो आसान यहाँ पर नहीं होगा। As such consequences are obviously correlated with decreased performance and work motivation। जो आपके पास जो है वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, it leads towards absenteeism। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये चीजें आपके पास बढ़ेंगी तो आपके पास क्या होंगे कि जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपके पास एब्सेंटीज्म है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपके पास जो होगा वो बढ़ेगा। As such consequences are obviously correlated with decreased performance and work motivation। Managing interpersonal conflict will help the individual to promote its capacity of adaptation and maintain an equilibrium in his relation within the organization। अगर आपके पास जो है
आप जो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनको आप कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, बिटवीन द फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल नीड है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के दरमियान अगर कुछ कन्फ्लिक्ट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज नहीं करती तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या एब्सेंटीज्म जैसे फैक्टर आपके पास आएंगे। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपरली मैनेज करती है और अपनी और ह्यूमन जो है पर्सन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो नीड्स हैं उनको ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स के उनको ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करवा लेता है, तो आपके पास ये कन्फ्लिक्ट जो है मैनेज करना आपके पास आसान होगा। अगर आपके पास ये कन्फ्लिक्ट मैनेज होता है तो ऑफ कोर्स इट लीड्स टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, आपके पास परफॉर्मेंस की होगी बढ़ेगी। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं इंट्रापर्सनल के लिए। इसमें हमारे पास जो स्ट्रेटजीज आमतौर पर जो यूज की जाती हैं, these two strategies are first of all cognitive strategies and second one is the behavioral strategies। cognitive strategies आपके पास क्या है, often called defense mechanism, ठीक है, help an individual to falsify, distort or deny a particular कन्फ्लिक्ट। आपके पास ये कोग्निटिव है, कोग्निटिव मीन इंटरनल आपके पास जो है मेंटली समथिंग आप इसे सोचते हो कि इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो हैं वो गलत हैं, नीड्स मेरी जो है वो रिक्वायरमेंट्स मैच कर रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, इट विल बी सॉल्व्ड, ठीक है। ये आपके पास एक इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल और मैनेज नेगेटिव एंड डिस्ट्रप्टिव फीलिंग एसोसिएटेड विद कॉन्फ्लिक्ट एंड टू एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट विद हिज नॉर्मल एक्टिविटीज। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बल्कि ये एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो मोटिवेशन जनरेट करती है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल जो है उसको बढ़ा देती है और कहती है कि आपके पास कॉग्निटिव बिहेवियर मोटिवेट करता है ह्यूमन को कि आप क्या करो, अपनी एक्टिविटीज के साथ स्टिक रहो, अपनी एक्टिविटीज के साथ क्या रखो, उनके साथ आप काम करते रहो, ठीक है। तो ये एक इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि और एम्प्लॉय को मोटिवेट रखता है कि कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं है, इसलिए जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो आपने जो है उसको आपने डाउनग्रेड नहीं करना। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिप्रेशन एंड अटेम्प्ट टू पुश कंफ्लिक्ट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, रैशनलाइजेशन, हाइडिंग द ट्रुथ फ्रॉम वन सेल्फ, फैंटेसी एंड अदर डिनायल ऑफ द रियलिटी। अब ये तीनों चीजें जो आपके पास हैं ये मीन फॉर एग्जांपल अपने आप को दिलासा देने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जी रिप्रेशन एंड अटेम्प्ट टू पुश कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। आप ये फील करो कि कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, बट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे, बैठे काम करेंगे, अब जितना मर्जी आप अपने ज़हन से जुटलाएं, चीज़ों को निकालें, पर स्टिल इफ थिंग इज नॉट देयर तो आपके पास जो है प्रॉब्लम्स, इश्यूज आपके पास जो है वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमारे पास है बिहेवियरल स्ट्रेटजीज। दीज आर बिहेवियरल स्ट्रेटजीज फॉर कॉपिंग विद इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड एस्केप, विथड्रॉ एंड एग्रेशन, स्पेशली अगेंस्ट कन्वीनियंट टारगेट्स। आपके पास जो बिहेवियर स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपके पास हेल्प कर सकते हैं, वो एस्केप के भाग जाए, जो काम आप कर रहे हैं उससे आप जो है छुटकारा ले लें। विथड्रॉ फॉर विड्रॉ कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या करें, आप अपने आप खुद को बिल्कुल जो है साइड एस्केप करें या विड्रॉ कर लें। एंड एग्रेशन या गुस्सा बहुत ज्यादा करना, ठीक है। ऑफ कोर्स जिस पार्टी के खिलाफ आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसी के खिलाफ ही क्या होगा, आपका जो है गुस्सा जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पर होगा। There is one important note at the end। नोट हमारे पास क्या बताता है कि these strategies cannot resolve interpersonal conflict in any permanent way। कॉग्निटिव या बिहेवियरल दीज आर द स्ट्रेटजीज ऑफ कोर्स जो अप्लाई की जाती हैं, बट परमानेंट वे में जो है इसको जो है वो रिजॉल्व नहीं। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो ऑफ कोर्स मतलब ये चीज जो है कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। दे कैन बी सक्सेसफुल इन अ शॉर्ट रन, शॉर्ट रन के लिए एक अच्छी चीज है, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को। दे कैन हेल्प एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस हिज लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिमिनिश हिज टेंशन, टेंशन को जो खत्म करे। दे कैन प्रिवेंट और अवॉइड डिसरप्शन बिहेवियर, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, बट दे कैन नॉट जनरेट सोल्यूशन। जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल एब्सेंटीज्म है, ठीक है, आपके पास एब्सेंटीज्म है, मेंटल रिटार्डेशन आपके पास है, स्ट्रेस है, इससे वक्ती तौर पर छुटकारा दिलाया जा सकता है, बट ये आपके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो जनरेट नहीं करता। सोल्यूशन टू द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे पास कुछ सोल्यूशन है। दिस कैन
कम अबाउट थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट, या आपके पास साइकोलॉजिस्ट जो है वहां पर उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जरूरी है। ऑफ कोर्स एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, ठीक है, तो इंडिविजुअल इंटरनल साइकोलॉजिकल इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके पास के एक्टिंग इज एन एक्सेप्टेबल मैनर एंड इंकरेजिंग द इंडिविजुअल टू एवेल्युएट हिज सिचुएशन रैशनली एंड डिसाइड अपॉन मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक ह्यूमन बीइंग को, जो भी एक अंडर कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो है वो चांस देता है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि वो खुद जो है रैशनली डिसाइड करे और कम आउट विद समथिंग, कि कुछ सोल्यूशन उसका खुद जनरेट करे। Intervention in interpersonal conflict entail consideration of the substantial issues, discussion and self-observation, helping an individual to unload his burden thoughts, ठीक है, his burdensome thoughts and reaction, and reorientating his thinking towards a more benevolent and more mindful pattern of the behavior। यहाँ पर आप क्या करते हो कि इंडिविजुअल को जो है उस साथ आप जो है कंसल्टेंसी के अंदर आप प्रोवाइड करते हो कि मतलब कि कंसिडरेबल सस्टेनेबल इश्यूज जो आप कंसिडरेशन आते हो, आप बात देखते हो, आप एक चीज देखते हो हमारे पास के मेल और फीमेल के हमारे पास एक इशू है कि मेल के अंदर जो है वो स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर स्ट्रेस लेवल आपके पास जो है कम होता है। इसका जो एक स्टडी है जो रिसेंट में देख रहा था उसमें हमारे पास ये था कि जो फीमेल्स हैं वो आपके पास जब भी कोई परेशानी होती है या प्रॉब्लम होती है रो पड़ती हैं। तो जब आपके पास रोना है, दिस इज एक्चुअली रिलैक्सेशन, आप मेंटली जो है क्या करते हो, आप ईज फील करते हो, रोने के बाद देखें आप बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। मेल के अंदर ये है कि मेल जो है रोता नहीं है, तो अब आपके इंटरनली आपके पास जो है वो दुख या वो जो चीज है इंटरनली जो आपको जो है वो खाती रहती है। जब फीमेल्स रो पड़ती हैं तो ऑलरेडी अपने इंटरनली जो है सारा भड़ास जो है उनका थ्रू वीपिंग आपके पास जो है वो आपके पास निकल जाते। इसलिए फॉर मेल्स के जब परेशानी हो तो रो लिया करें, बट रोना आए तब आप रोएंगे, किस तरह आप रो सकते हैं। दिस समथिंग कि आप जब जिस भी बंदे के साथ एक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप क्या करते हैं कि कंसिडरेशन ऑफ द इश्यूज, जो भी इश्यूज हैं जो मसाइल हैं उनको आप जो है डिटेल उनके ऊपर आप डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के साथ साथ सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप जो है रिकमेंड करते हो बंदे को अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस पोजीशन के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पोजीशन के ऊपर जो है आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग एन टू अनलोड हिज बर्डनसम थॉट्स, बर्डनसम थॉट जिन थॉट्स की वजह से वो जो है मुश्किलात या स्ट्रेस का शिकार हो रहा है उनसे किस तरह से क्या करें आप जो है वो छुटकारा पा लें। तो कंसल्टेंट जो हेल्प करता है और उसको मोटिवेट करता है कि आप दोबारा से एक इजी पीस ऑफ माइंड के साथ उन चीज़ों को सोचें जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी लेवल उसको जो है ज़्यादा जो है मैनेज कर सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसल्टेंसी हमने भी देखा लास्ट स्लाइड में, हमारे पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम कंसल्टेंसी जो है अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसको, इंडिविजुअल को, कि वो अपने आप को जो है दोबारा से जो है एक प्रोडक्टिव एक माइंडसेट के साथ जो है सोचना शुरू करे और बिल्कुल ही जो है आपके पास जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से जो है खुद को जो है वो वहां से जो है छुटकारा दिलाए। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दैट इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू कंसंट्रेट ऑन हिज सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी सिचुएशन है उस पर फोकस करने का मौका मिलता है आपको, एंड ऑन वे टू एवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, और ये जो आपके पास सिचुएशन बन गई है जिसकी जो भी आपके पास है इसके निकलने के कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं, अल्टरनेटिव्स जो हैं आप जनरेट करते हैं, दैट मे हैव गॉन अननोटिस्ड। जब आप बात करेंगे, जब आप डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा कि गॉन अननोटिस्ड, तो आपके पास डिफरेंट एवेल्युएटिव्स आपके पास जब जनरेट होंगे तो पता चलेगा कि इन मसाइल का ये हल था जिनको हमने बिल्कुल भी क्या किया था, हमने इनको जो हमने बिल्कुल ही एक किस्म का इग्नोर किया था, ठीक है। तो ये आपके पास हेल्प करेंगे आपकी किस चीज के अंदर, सिचुएशन को जो है अच्छा तरह समझने में भी और उसके साथ साथ उसके बारे में जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं उनको एवेलुएट करने के बारे में भी। द कंसल्टेंट रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल बट हिज इंटरवेंशन, लिसनिंग, probing and interviewing an explicit confrontation of the conflict issue set the basis for self-diagnosis and improved परफॉर्मेंस। अब जो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं आपके पास कि इंटरवेंशन आपके पास जिसमें आप प्रॉब्लम के अंदर है उसके अंदर वो इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है, आपके साथ डिस्कशंस करता है, आपको सुनता है, इंटरव्यू करता है आपके साथ, फिर आपके पास एक्सप्लिसिट कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इशू, ठीक है, उस इशू को बार बार डिस्कस करता है, ठीक है, और फिर आपके पास क्या करता है कि वो एक सेट ऑफ ही विल कम अप विद समथिंग, सेट ऑफ डायग्नोसिस या सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स जो कि आपके पास सोल्यूशन प्रोवाइड करे। इट एलिमिनेट्स डिस्टॉर्शन एंड इंक्रीज सेल्फ नॉलेज।
डिस्टॉर्शन जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसको जो है कम करता है, उसको एलिमिनेट करता है, एंड इंक्रीज सेल्फ नॉलेज, और जो सेल्फ नॉलेज है आपके पास जो अपनी इंडिविजुअल नॉलेज उसको क्या करता है, उसको बढ़ाता है। इट इज अ मेथड विच सीक्स नॉट मेरली एन इम्प्रूवमेंट इन इनोवेशन बट अ सक्सेसफुल चेंज इन सिचुएशनल एज वेल। आपके पास ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है एक सिचुएशन चेंज होगी, बल्कि आपके पास जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम है उसको भी जो है वो सॉल्व किया जाएगा। अगर एक बंदे का कन्फ्लिक्ट है और आपके पास कंसल्टेंट आया और उसने कुछ सजेशंस दी और उसने नोटिस किया, तो मे बी दूसरे बंदों का भी वही कन्फ्लिक्ट हो बट वो अभी इनिशियल फेज के ऊपर हो, तो एक बंदे का कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने से मे बी जो बाकी लोग हैं उनका जो इश्यूज हैं वो भी आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कंसल्टेंसी अप्रोच। हमारे पास सिचुएशनल चेंजेस आएंगी, हमारे पास एटीट्यूडनल रिड्यूस्ड एग्जाइटी, इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम, अपने आप को जो है वो बड़ापन ज्यादा अच्छा फील करेगा, एग्जाइटी उनकी रिड्यूस होगी, एंड बिहेवियरल फॉर एग्जांपल स्टिमुलेट प्रोडक्टिव बिहेवियर कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपके पास बिहेवियर जो प्रोडक्टिव बिहेवियर उसको जो है ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। तो आपके पास सिचुएशनल फैक्टर्स एज वेल एज एटीट्यूडनल फैक्टर एज वेल एज बिहेवियरल फैक्टर, तीनों के अंदर आपके पास इंप्रूवमेंट आई। तो दिस इज वन ऑफ द समथिंग मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंसल्टेंसी, आपके पास जो अप्रोच है उसकी। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास क्या, डिसएग्रीमेंट बिटवीन और अमंग कनेक्टेड इंडिविजुअल हु परसीव देयर गोल्स एज इनकम्पेटेबल, क्लोज फ्रेंड्स, लवर्स, कोलीग्स एंड फैमिली मेंबर्स। ठीक है, हमारे पास इनके दरमियान हमारे पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ दो ग्रुप मेंबर्स होंगे वहाँ हमारे पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकता है। फैमिली मेंबर्स, मियाँ बीवी के दरमियान फर्क आ सकता है। कोलीग्स हैं, दो डिफरेंट कोलीग्स हैं, मे बी वो एक चीज पर एग्री ना करते हो, तो हमारे पास ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। लवर्स के दरमियान हो सकता है, फ्रेंड्स के दरमियान में पॉसिबिलिटी हमारे पास है जो हो सकता है। जो हमारे पास ये जो इनकम्पेटिबिलिटी है बिटवीन टू ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, जो ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो ये किस वजह से आपके पास आ सकती है, आर interpersonal conflict occurs when peoples are interdependent, meaning they are connected and what one person does impact on the other. इंटरडिपेंडेंसी हमारे पास इंटरलिंकेज है, ठीक है, मियाँ बीवी कोई भी काम करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो दे आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज द डिसीजन ऑफ वन इज गोइंग टू इफेक्ट ऑन द अदर। इंटरडिपेंडेंसी हमारे पास यही है कि आपके पास जो है दोनों का जो भी डिसीजन है वो दूसरे को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एक पर्सन का कुछ भी काम दूसरे बंदे को जो है दूसरे लेवल पर जो है वो इफेक्ट करेगा। आर म्यूचुअली अवेयर दैट देयर गोल्स आर इनकम्पेटेबल, वन पर्सन विल अचीव व्हाइल अदर विल नॉट। ठीक है, आर म्यूचुअली अवेयर दैट देयर गोल्स आर इनकम्पेटेबल। अब जब एक और रीजन हमारे पास है कि इनके गोल्स जो है वो इनकम्पेटेबल है। अगर आप, ठीक है, आप टीचर हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं, टीचर का काम पढ़ाना है, स्टूडेंट का काम जो है पढ़ना है, दोनों का जो मकसद है वो क्या है कि एक अच्छे, टीचर मकसद अच्छे ग्रेड दिलवाना, स्टूडेंट मतलब अच्छे ग्रेड देना। अब यहाँ पर अगर इनकम्पेटेबिलिटी आया आपके पास के टीचर की जो है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है अमंग द स्टूडेंट्स वो नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस जो आपके पास एक इनकम्पेटेबिलिटी है ये इट लीड्स टुवर्ड्स द आपके पास एक बड़ी परेशानी का सोर्स जो है वो हमारे पास बन सकता है। पीस हमारे पास थर्ड चीज जो हमारे पास है वो हमारे पास है परसीव ईच अदर एज इंटरफेयरिंग विद द अटेनमेंट ऑफ देयर ओन गोल्स। ठीक है, परसीव ईच अदर एज इंटरफेयरिंग, आप ये परसीव करना शुरू कर देते हो कि दिस इज समथिंग इंटरफेयरिंग, ये इंटरफेयर कर रहा है किसके अंदर, डिसीजन के अंदर। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और उस डिसीजन के अंदर दूसरा बंदा जो है इंटरफेयर कर रहा है। आपके पास ये है कि आपने कोई डिसीजन लेना है और आपको ये लगे कि ये बंदा जो है इसके अंदर जो है खराबी पैदा कर सकता है, तो अगेन दिस इज अ रीजन फॉर द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सजेशंस इसके केस में हमारे पास क्या आ सकती हैं कि इट्स नॉट सो मच दैट द कॉन्फ्लिक्ट दैट क्रिएट द प्रॉब्लम एज इट इज द वे यू अप्रोच एंड डील विद द कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस केस हमारे पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, इट्स नॉट द कॉन्फ्लिक्ट दैट क्रिएट द प्रॉब्लम बट इट इज एक्चुअली द वे और अप्रोच यू, आपका जो तरीकाकार है उसका वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बनिस्बत किस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा। इन एडिशन वन पर्सन डजंट हैव टू लूज, इट इज पॉसिबल टू बोथ विन। आपके पास यहाँ पर ना तो कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, बल्कि अगर ऐसा हो कि दोनों जो है विन विन सिचुएशन में रहे
यहाँ पर आपके पास ज्यादा कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड आपके पास जो है ज्यादा। फॉर एग्जांपल आप फैमिली मेंबर्स को देखें, वहां पर आपके पास कुछ जीतता या हारता नहीं है, बल्कि दोनों है बैलेंस्ड होता है कि दोनों जो है अपने अपने जगह पर जो है सेक्रीफाइस करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, ताकि तभी बैलेंस होती है। ये हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, ऑफ कोर्स हमारे पास है। दिस इज समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड। इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। It is a part of every interpersonal relationship, जहाँ पे interpersonal है one relationship. One study found that on average couples have 182 conflicts per year. This is something not from Pakistan. This is American something Reader Digest information. ठीक है. One study found that on average couple have 182 conflicts per year, which is approximately 3.5 conflict per week. एक week के अंदर इतनी ज़्यादा आपके पास है 182 कॉन्फ्लिक्ट्स एक साल में हैंडल करना, बट दिस इज समथिंग कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड, तभी तो वो हो रहे हैं हैंडल, विच विद ईच लास्टिंग अराउंड 25 मिनट, हर कॉन्फ्लिक्ट 25 मिनट तक रहता है, एंड another 30 minutes to sulk. Just because you have conflict mean your relationship is danger either. ठीक है, just because you have conflict doesn't mean that your relationship is in danger. It just mean that you have a relationship. जब आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन जो है वो ज्यादा मैटर करेगा बनिस्बत के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है, तो जो हमने अभी ये सिचुएशन फैक्टर्स हमने देखे कि हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, बट दोनों एंड के ऊपर जो है वो रिलेशन ज्यादा मैटर कर रहा है बनिस्बत आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के। जब आप रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे कॉन्फ्लिक्ट से तो आपके पास रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म आपके पास सस्टेन करेगा। हमारे पास नेगेटिव एंड जो हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, हमारे पास नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट के हमारे पास ये हो सकता है कि आप जो हैं ऑफन लीड्स टू इंक्रीज्ड नेगेटिव रिगार्डिंग टू द अपोनेंट। जो आपके पास अपोनेंट्स आपके पास हैं, जो आपके पास एनिमीज हैं, जो आपके पास सेकंड पार्टी है, उसके बारे में आपके जहन में ज्यादा जो है वो नेगेटिव जो है वो अप्रोचेस आएंगी। मे डिप्लीट एनर्जी बेटर स्पेंड एल्सवेयर, जो आपके पास एनर्जी लेवल है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो रिड्यूस होगा। जो एनर्जी आपको दूसरी तरफ यूज करनी थी नाउ यू आर यूजिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, सो दिस इज अनदर नेगेटिव साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मे लीड यू टू हाइड फीलिंग्स और क्लोज योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम अ मोर इंटीमेट रिलेशनशिप। आप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शायद जो है अपनी फीलिंग्स जो है वो हाइड करने लगे। ठीक है, दिस इज अनदर थिंग, अगेन यू आर जस्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का जो है आप शिकार हो जाएंगे। जो पॉजिटिव साइड्स है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट की, जिस हमने बात की, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑप्टिमल लेवल का होगा तो इट विल श्योरली इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो इनहांस करेगा। तो जो पॉजिटिव साइड में हम देखते हैं हमारे पास मे इमर्ज विद अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आपके पास रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, इनेबल यू टू स्टेट योर नीड्स, ऑफ कोर्स जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है तो जो पहले आपने बता रहा था अब आप अपनी नीड्स बताएंगे, जी मेरा कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से है, दिस इज द वन पॉजिटिव साइड। एम्फसाइज रिलेशनशिप इज वर्थ देन एफर्ट, आपके पास इस चीज पे फोकस करता है पॉजिटिव साइड कॉन्फ्लिक्ट की, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट द रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। हमारे पास जो कॉजेज हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कह सकते हैं पुअर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि दो पार्टीज जिनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान आपके पास क्या कम्युनिकेशन लेवल जो आपके पास क्या बहुत ज्यादा पुअर है, कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन लेवल जो है, कम्युनिकेशन गैप जितने ज्यादा आपके पास होगा उतना आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास ज्यादा आपके पास होंगे। ठीक है, द मोर लिमिटेड द कम्युनिकेशन स्किल अ पर्सन हैज द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल वायलेंस, जितनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक होगी फिजिकल वायलेंस के आपके पास जो है वो चीजें जो होंगी आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास ज्यादा आपके पास हो जाएंगी। तो जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव्ड होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन गैप कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, आपके पास कम होंगे। द सेकंड थिंग इज, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास बाइस है, वो दैट थिंग इज द परसीव्ड डिफरेंसेस। ह्यूमन फॉर्म्स ग्रुप नेचुरली एंड डिस्टिंग्विश द ग्रुप फ्रॉम द आउटसाइडर्स, आपके पास ग्रुप्स बनाए जाते हैं और फिर उनको ग्रुप्स को किस तरफ से आपके पास जो आउटसाइडर ग्रुप्स हैं उनके साथ जो आपके पास जो है मैच किया जाता है। आपका जो इंटरनल रिसोर्सेज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इंटरनल जो है बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर इतना है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कितना है, व्हेन यू कंपेयर समथिंग तो यहाँ पर हमारे पास जो है कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जहां भी डिफरेंस आएगा चीज के अंदर तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस आपके पास जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, आपके पास परसीव डिफरेंस एक और रीजन जो है वो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट रेसेस जो आपके पास हैं, ठीक है जी, यू आर फ्रॉम दिस रेस, ही इज फ्रॉम दिस रेस,
ये एक और आपके पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। रिलीजन, ठीक है, आपके पास जी रिलीजन के दरमियान डिफरेंस, आपके पास जी ही बिलोंग टू दिस रिलीजन, ही बिलोंग टू दिस रिलीजन, अगेन यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंस क्रिएट होता है। अगेन दिस डिफरेंस लीड्स टुवर्ड्स दी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है, आप जो है जी फलाना बंदा फलानी पार्टी से बिलोंग करता है, फलाना फलानी पार्टी से बिलोंग करता है। नाउ दिस इज द डिफरेंस इन थॉट्स, ओपिनियन, आपका ओपिनियन शायद उस पार्टी के बारे में अच्छा है, इनका ओपिनियन इस पार्टी के बारे में अच्छा है। दिस डिफरेंस इज ओपिनियन अगेन इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। टीम्स, डिपार्टमेंट एट वर्क, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो टीम्स हैं या डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जो डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स और जो बॉस के दरमियान जो डिफरेंस है थिंकिंग का, अगेन इट लीड्स टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज, इफ यू वांट टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, देयर आर द 4 डिफरेंट फेजेस आप जिनके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्फ्लिक्ट इज, व्हाट इज द एक्चुअल इशू which is the base for that conflict. First of all you have to identify that basic issue. The second thing that you already know the problem issue, that this is the issue. Now you come up with the possible solutions, that how can we overcome this issue, इसको हल करने के कितने different possible solutions हैं, come up with alternatives, एक डिसीजन एक सोल्यूशन के साथ आप ना आए। देन टेस्ट ईच सोल्यूशन, ऑफ कोर्स 2 पार्टीज हैं, मे बी एक बंदा एक चीज पे एग्री, दूसरा बंदा उस चीज पर आपके पास एग्री ना हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रिंग अप द अल्टरनेटिव्स, आप उन अल्टरनेटिव को टेस्ट करें। द थर्ड थिंग, द लास्ट वन इज टू एवेल्युएट करें एंड फिर उनको आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या तीसरी चीज हमारे पास क्या करेंगे, एग्जिट करें। ऑफ कोर्स इट इज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है, यहाँ पर हमारे पास है समरी आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में जो हमने बात की व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट इज, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। फिर हमने बात की 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे हाउ कैन यू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज विच यू कैन यूज टू डेल्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट, एंड देन देयर आर सम स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड एट द मैनेजमेंट लेवल्स, so what are those conflict management skills? Inshallah we should discuss in the next lecture. Thank you very much for today's lectures. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.